तो बेटा जो एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू मैंने आपको बताए थे 4 टाइप के हैं। फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड नर्वस टिश्यू और फोर्थ इपिथेलियल टिश्यू। तो जो उसमें हम कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम थर्ड एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द नर्वस टिश्यू। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं, जितने भी टिश्यू होते हैं, उनमें रेस्पॉन्स करने की पावर होती है, राइट? लेकिन जो नर्वस टिश्यू की सेल्स हैं, उनके अंदर स्टिमुलस को रेस्पॉन्स करने की पावर तो होती है, उसके अलावा उनके में ये भी पावर होती है कि वो इंफॉर्मेशन को, मैसेज को वो आगे भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, राइट? कैसे? जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरी टोज पर, मान लीजिए मेरी पैरों की उंगलियों में कोई चींटी चढ़ने लग जाए, तो क्या होगा? मुझे वो मैसेज मेरे ब्रेन में आ जाएगा, राइट? कहाँ पर आ जाएगा? ब्रेन में। और मैं डेफिनेटली क्या करूँगा? उस चींटी को हटाने की कोशिश करूँगा। या कई बार क्या होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे कपड़े के अंदर भी चींटी वगैरह एंटर कर जाती है, ठीक है? या मान लीजिए मेरे पैर में कांटा ही चुभ जाए, तो क्या होगा? मुझे तुरंत फीलिंग आएगी। तो वो मैसेज कैसे आ रहा है मेरे ब्रेन में, बॉडी के किसी पार्ट से? वो नर्वस टिश्यू के थ्रू आ रहा है। तो देखिए जो नर्वस टिश्यू की यूनिट है, दैट इज नोन एज द नर्व सेल। क्या है यूनिट? नर्व सेल। और इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूरॉन। तो आप देखिए जैसे हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, हमारा जो पूरा ब्रेन है वो नर्वस टिश्यू का है बना हुआ, और हमारी जो बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन के अंदर नोटोकॉर्ड है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, वो भी नर्वस टिश्यू की बनी हुई है, न्यूरॉन्स की बनी हुई है। और हमारे जो नर्व्स होती हैं, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है? नर्व्स क्या होती हैं कि जो नर्व फाइबर्स किसी कनेक्टिव टिश्यू से बाइंड हो जाते हैं, तो उसको हम नर्व्स कहते हैं, राइट? तो हमारी बॉडी में जो भी रेस्पॉन्स हो रहा है किसी भी स्टिमुलस, जैसे मान लीजिए मैंने एसी चला रखा है, तो एसी जब मैं चला लेता हूँ तो थोड़ी देर बाद मुझे सर्दी लगने लग जाती है, राइट? तो उसका मीनिंग क्या हुआ? मेरी बॉडी जो है वो रेस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है? तो वो जो मुझे फील हो रहा है ठंड, वो कौन कर रहा है? और मैं एसी ऑफ कर देता हूँ तो थोड़ी देर बाद मुझे गर्मी लगती है, राइट? तो गर्मी और सर्दी जो मैं फील कर पा रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू की यूनिट क्या बताई मैंने? ब्रेन। और मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ये सोचने की जो पावर है, जो मेमोरी है, जो एनालिटिकल पावर है, वो किसकी वजह से है? नर्वस टिश्यू की वजह से। मैं खड़ा भी हूं ना, मेरा बॉडी बैलेंस बना हुआ है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यू। और आप इन जैसे ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए मैं आपको मतलब आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो अभी मेरा फेस आपकी तरफ है, फिर जैसे मेरा ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा कि अब जरा कुछ डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं तुरंत क्या होऊंगा? मुड़ जाऊंगा। किसकी हेल्प से मूव करूंगा मैं? मसल्स की हेल्प से। मैं खड़ा हूं, मैं पीछे भी जा सकता हूं, मैं आगे भी आ सकता हूं, ठीक है? और मैं आपके घर भी आ सकता हूं। किसकी हेल्प से आऊंगा? इंस्ट्रक्शन तो नर्वस टिश्यू देगा, ब्रेन देगा, लेकिन आऊंगा मैं किसकी हेल्प से? मसल्स की हेल्प से आऊंगा। मसल्स बोन्स को मूव करने में हेल्प करती हैं, यू नो बेटर, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी बॉडी मूव करती है। अब मैं नर्व सेल के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। तो देखिए जो नर्व सेल का स्ट्रक्चर है उसमें 2 पार्ट होते हैं। ये जो आगे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोन। साइटोन और सेल बॉडी। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज द एक्सॉन। और ये आगे जो इसमें से फाइबर्स निकले हुए हैं, इनको ये लास्ट में क्या आ गया? नर्व एंडिंग। क्लियर? अब देखिए अगर आप सेल बॉडी को देखें तो इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या होंगे? साइटोप्लाज्म होगा, दिस विल बी द साइटोप्लाज्म। और इसमें जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है? और जैसे एक नॉर्मल सेल होती है, इसी तरीके से साइटोन भी है। और जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो ये क्या है? ये एक्सॉन है।
और एक्सॉन का एंड किससे खत्म हो रहा है, नर्व एंडिंग। अच्छा आप एक बात समझिए, कोई भी जो नया स्टिमुलस आता है उसको रिसीव हमेशा कौन करता है, डेंड्राइट्स करते हैं। तो डेंड्राइट से मैसेज कहाँ गया, साइटोन में, और साइटोन से कहाँ गया, एक्सॉन में, एक्सॉन से कहाँ गया, नर्व एंडिंग में। अब अगला न्यूरॉन होगा, अगली नर्व सेल होगी। तो जो दो न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है, जहां पे दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं, उस स्पेस को हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं, साइनैप्स। ओके, तो साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो एक बात ध्यान रखिए, सेम न्यूरॉन में मैसेज हमेशा साइटोन से कहां जाएगा, एक्सॉन में, लेकिन अगले न्यूरॉन में कहां जाएगा, एक्सॉन से साइटोन में। मतलब यहां से मैसेज अगर रिलीज हुआ नर्व एंडिंग से, तो अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स उसको रिसीव करेंगे। ओके, सो नर्वस टिश्यू इज ओवर। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, राइट। तो इपिथेलियल टिश्यू इज नोन एज द प्रोटेक्टिव टिश्यू और कवरिंग टिश्यू। इसका मीनिंग ये हुआ, किसी भी चीज का, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका जो कवर है वो कौन बनाएगा, चाहे वो एक्सटर्नल कवर हो या इंटरनल कवर हो, दैट विल बी मेड अप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, राइट। और ये इपिथेलियल टिश्यूज का मीनिंग आप कह सकते हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स को सेपरेट भी करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, राइट। तो मान लीजिए हम बॉटल का कंपैरिजन कर लेते हैं एक ऑर्गन से। तो इसकी जो आउटर सरफेस है एज वेल एज इनर सरफेस, ठीक है, जो अंदर की सरफेस है, तो दोनों ही सरफेस किसकी बनी होंगी, इपिथेलियल टिश्यू की। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कवरिंग, वो किसकी बनी होगी, इपिथेलियल टिश्यू की, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा गया है। अब देखिए जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर, उनके फंक्शन के बेस पर और उनकी पोजीशन के बेस पर। तो देखिए फर्स्ट होता है स्क्वेमस इपिथेलियम और एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है कॉलमनर इपिथेलियम, थर्ड सिलेटेड इपिथेलियम, फोर्थ क्यूबोइडल इपिथेलियम एंड फिफ्थ वन इज द ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए जितने भी इपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके कुछ कॉमन फीचर्स भी होते हैं। कैसे, कोई भी इपिथेलियल टिश्यू हो उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है, क्या पाई जाएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, क्लोजली पैक्ड होंगी, मतलब वो एक शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं। और सेल्स के बीच में सीमेंट लाइक सब्सटेंस भी पाया जाएगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि जो इपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कवरिंग टिश्यू है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी बॉडी से बाहर कोई भी सब्सटेंस जा रहा है या अंदर आ रहा है, या किसी ऑर्गन से कोई सब्सटेंस अंदर जा रहा है उसके या बाहर जा रहा है, तो उसको इपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस जरूर करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी सब्सटेंस ना तो बॉडी के अंदर आ सकता है, जा सकता है, ना किसी ऑर्गन के अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे जो इपिथेलियल टिश्यू हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बेटा जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं या लंग्स एल्वियोलाई होती हैं या इवन माउथ की जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, माउथ की जो लेयर होती है अंदर की ओर, या इसोफेगस की लेयर होती है, जहां पर मतलब सब्सटेंस को बहुत ही मतलब सेलेक्टिवली परमेबल तरीके से, जैसे ब्लड वेसल्स है या लंग्स एल्वियोलाई की बात कर रहा हूं, तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि मतलब उसमें से ऑक्सीजन भी बाहर आनी है, राइट, और CO2 भी अंदर जानी है, मतलब गैसेस का एक्सचेंज होगा और भी बहुत सारी चीजें एक्सचेंज होती हैं। या लंग्स में O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा, या हमारे स्टमक में भी होगा इस तरीके से। तो जहां पर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू चीजों का एक्सचेंज होना है वहां पर क्या पाया जाता है, स्क्वेमस इपिथेलियम
टिश्यू। ठीक है, तो ये जो सेल्स होती हैं बहुत ही डेलिकेट लाइनिंग बनाती हैं। ठीक है, बहुत ही नाजुक होती हैं। अब देखिए हमारे माउथ के अंदर की सेल्स क्या है, बहुत ही डेलिकेट है। ओके हमारी जो स्किन होती है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत ही कई लेयर बन जाती हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो वो थोड़ी थिक हो जाती है। जैसे हमारी स्किन है, मान लीजिए मेरे हाथ की स्किन है, तो ये काफी रफ एंड टफ है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की है, और अंदर की सेल जो है माउथ के वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम की है, लेकिन ये मल्टी लेयर हो गई, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो इससे क्या फायदा होता है कि थिक होने से ये वियर एंड टियर से बचाएगी। मतलब हमारी जो स्किन है वो आसानी से ना तो इंजर्ड होगी और ना ही वो आसानी से घिसेगी। क्लियर? तो हमारे हाथ ही, क्योंकि पूरी लाइफ हम सब कुछ किससे फेस करते हैं, इसी से फेस करते हैं, स्किन से ही फेस करते हैं। तो स्किन की जो सेल्स हैं, मतलब स्किन इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इट मींस इट इज मल्टी लेयर्ड। ठीक है, और ये इसको वियर एंड टियर से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है, और अगर मान लीजिए इसके बेस देखें तो बेस में क्या पाया जाएगा, इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है, आपने बुक में भी फिगर को देख सकते हैं। अब देखिए जहां पर हमारी बॉडी में सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है, सेक्रीशन होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन में ले लें हम। ठीक है, इंटेस्टाइन समझते हैं आप, हमारी जो आंतें होती हैं, तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां क्या हो रहा है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ये स्टमक है, वहां पे गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन हो रहा है। यूरिथ्रा है, मेमोरी ग्लैंड्स है, वहां मिल्क का सेक्रेशन हो रहा है। तो वहां पर क्या होता है, ये रेक्टेंगल शेप सेल्स पाई जाती हैं और हम उनको कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब ये देखा गया जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, चीजों को पुश करना होता है आगे। ठीक है, या मान लीजिए वो ट्रैक है फीमेल के अंदर, फेलोपियन ट्यूब है, तो वहां भी पुश करना होता है। तो वहां पे क्या देखा गया है कि जो कॉलमनर एपिथेलियम है, ठीक है, उसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो अगर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गए तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम, मतलब विदाउट हेयर इसका नाम क्या था, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम की तरह। और जहां पर चीजों को पुश करना है जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और फैलोपियन ट्यूब में, तो वहां पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सिलेटेड एपिथेलियम। क्लियर हो गया आपको? और आप देख रहे हैं कि इसके बॉटम में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई भी एपिथेलियम टिश्यू हो उसके बेस में क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसके नाम से पता चल रहा है इसकी जो सेल्स हैं वो क्यूब शेप है। कैसी शेप है, क्यूब। क्यूब का मीनिंग क्या होता है कि जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट, मतलब जैसे कोई रूम है, अगर उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम हो तो उसको आप क्या कह देंगे, क्यूब, राइट। तो अगर कोई भी सेल उसकी तीनों जो भी उसकी डायमेंशंस हैं वो इक्वल साइज के हैं तो वो क्यूब शेप सेल कहलाती हैं। और अगर किसी टिश्यू के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू में सारी सेल्स कैसी हैं, क्यूब शेप, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। अब ये सेल पाई कहाँ जाती हैं, ये पाई जाती हैं जैसे किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, और ये उसको क्या करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, राइट। अच्छा एक बात और, कई बार क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो अंदर की ओर धंस जाते हैं इस तरीके से और ग्लैंड्स बना लेते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ ग्लैंड्स बना लिया, मान लीजिए स्वेट ग्लैंड भी बना लिया, तो क्या होगा, हम उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम अगर ग्लैंड बन जाती है तो उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। अदरवाइज मैंने आपको 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू बता दिए और अब ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। आपने प्लांट टिश्यू पढ़ लिया, एनिमल टिश्यू पढ़ लिया और डिफरेंसेस भी हमने स्टडी कर लिए हैं। अब आप एनसीईआरटी के ब्लू क्वेश्चंस करिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करिए
और चैप्टर को अच्छी तरह समझिए, रटने की कोशिश मत करिए। बायोलॉजी को भी समझना चाहिए, आप ज़्यादा रट नहीं सकते, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द मतलब अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, राइट। और ये सब सारे टिश्यू कहाँ हैं, ये हमारे आसपास ही हैं, और एनिमल टिश्यू तो सारा हमारी बॉडी में है। तो चैप्टर को आप अच्छी तरह पढ़ के समझ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और बहुत ही जल्दी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।